गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम काम कर रहे हैं वो हैं लोकोक्तियाँ। क्या होती है लोकोक्तियाँ बेटा? लोगों के द्वारा कही गई उक्ति मतलब कथन। लोगों के द्वारा जो कही गई बातें हैं उनको हम लोकोक्तियाँ बोलते हैं। आइए पहले यहाँ से इसका अर्थ समझते हैं। लोकोक्तियाँ शब्द लोक जमा उक्ति से मिलकर बना है। लोक यानी कि लोग, उक्ति मतलब कथन यानी कि लोगों के द्वारा कही गई बातें जो हैं उनसे मिलकर बना है लोकोक्तियाँ। लोक में यानी कि इस जगत में लोगों से जो प्रचलित उक्ति है उसको ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। ये लोक अनुभव का परिणाम होती हैं, यानी कि ये लोगों के द्वारा जो बातें अनुभव की जाती हैं उसका परिणाम होती हैं। आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। जब हमें इनकी आवश्यकता होती है तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस तरह की जो कहावतें होती है बेटा लोगों के द्वारा कही जाती हैं, इन्हें हम लोकोक्तियाँ बोलते हैं। तो देखिए लोकोक्तियाँ क्या हैं। लोकोक्तियाँ वाक्य का अंश नहीं बल्कि पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरा क्या है बेटा? वाक्य का एक अंश होता है, उसके द्वारा हम वाक्य बनाते हैं। परंतु लोकोक्तियाँ है वाक्य को कोई छोटा सा अंश नहीं है बल्कि एक संपूर्ण वाक्य होता है। अगला है, ये शाब्दिक या कोशीय अर्थ और विशिष्ट अर्थ दोनों ही देती हैं। ये शब्द के अनुसार भी हमें अर्थ देती हैं। जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका अर्थ देखिए शब्दों के अनुसार अगर हम अर्थ देखें कि अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया खेत को चुग गई है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ भी है और इसका विशिष्ट अर्थ भी है, यानी कि किसी को समझाने के अनुसार भी इस बात को कहा जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा, लोकोक्तियाँ ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती है। जैसी कही जाती है बेटा वैसे ही प्रयुक्त होती हैं। मुहावरों की तरह वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनमें किसी प्रकार का लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। मुहावरों में तो बेटा लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे एक मुहावरा मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से। सिर उठाना यानी कि विद्रोह करना। जैसे सेना के अधिकारियों ने दुश्मन सेना के सामने अपना सिर उठा दिया। यहाँ पर सिर उठाना क्या क्या चेंज हो गया? सिर उठा दिया। तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार वो चेंज हो गया। परंतु जो लोकोक्तियाँ हैं बेटा वो जैसी हैं वैसी की वैसी ही प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये कथन की पुष्टि के लिए, कथन की पुष्टि यानी कि किसी बात को स्पष्ट करने के लिए या समय समय पर उपदेश आदि देने के लिए प्रयोग होती हैं। किसी को कोई बात समझानी है तो हम इसके माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से कहावत बोलकर उसको समझा देते हैं। तो ये था बेटा लोकोक्तियों का अर्थ। आइए हम कुछ अन्य लोकोक्तियाँ जो आपके सिलेबस में दी गई हैं उन्हें देखते हैं। हम अपनी पहली लोकोक्ति देखते हैं बेटा, क्या है? अंत भला तो सब भला। अंत यानी कि जो अंत परिणाम है वो अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। देखिए परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है। वाक्य है इसमें देखिए बेटा, राह में कठिनाइयाँ सहनी पड़ी तो कोई बात नहीं। अगर रास्ते में अगर मुसीबतें आ गई हैं उसे सहना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आखिर मंजिल तक पहुँच ही गए। अंत भला तो सब भला भी, अगर रास्ते में हमें अगर मुसीबतें सहनी भी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। इसलिए कहा भी गया है कि अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट है बेटा, अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल यानी कि आधे पानी से भरी हुई गगरी यानी कि मटकी, छलकत जाए यानी कि छलकती हुई जाए। अगर देखा जाए तो जो मटकी है वो पूरी भरी होगी तभी छलकेगी। आध जल यानी कि आधे जल से भरी हुई मटकी कभी भी छलकेगी नहीं। पर अब इसका अर्थ क्या है बेटा? कम ज्ञानवान ही विद्वता का ढोंग करते हैं। जिन्हें ज्ञान ही कम है वो भी विद्वान बनने का ढोंग करते हैं। कैसे? राम सिंह को खेती का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं, मगर अपने आप को बड़ा कृषि विज्ञानी बताता है। सच ही कहा है,
अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि उसे ज्ञान तो कम है परंतु वो विद्वान होने का ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो उसे ज्ञान, खेती का तो ज्ञान बिल्कुल नहीं है और अपने आप को क्या बता रहा है वो बेटा कृषि विज्ञानी। तो इसीलिए कहा भी गया है कि अध जल गगरी छलकत जाए। अगली ही लोकोक्ति है बेटा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी मैंने आपको बताया है, इसका अर्थ क्या है बेटा, अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। अवसर यानी कि समय निकल जाने पर, जब हाथ में से समय ही निकल गया तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता, वो बेकार होता है। तो इसका वाक्य देखिए क्या है, भैया पूरा साल मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए कहते रहे, अब फेल हो गए हो तो क्यों रो रहे हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब सारा साल आपको पढ़ने के लिए कहा गया तब आपने पढ़ा नहीं, अब हाथ में से समय निकल गया, नतीजा सामने आ गया, तो अब हम रोकर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अब उस रिजल्ट को चेंज नहीं हो सकता ना बेटा, वो तो समय जा चुका है। तो इसीलिए कहा गया कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला है बेटा, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ, डबल मुनाफा जिसे आप कह सकते हो। वाक्य है बेटा इसमें, रमेश अब पुरानी पुस्तकें आधे दाम में खरीद कर लाया। अब उसने पढ़ने के लिए, उस बच्चे ने क्या किया बेटा कि रमेश ने अपनी जो पुरानी पुस्तकें थी वो आधे दाम में, कम रेट में खरीद कर लाया। वह उन्हें ही आधे दाम में बेचकर, दोबारा से जब उसने वो किताबें पढ़ ली तो उसने आधे दाम में उन्हें फिर बेच दिया और फिर से नई पुस्तकें आधे दाम में ले आया। दोबारा फिर उसने अगले क्लास की जो नई पुस्तक थी वो आधे दाम में ले ली। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ये जो मुहावरा है इसमें क्या है, दोहरा लाभ बताया गया है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या है, डबल मुनाफा होना, यानी कि डबल लाभ होना। इसका एक मुहावरा और मैं आपको बता देती हूँ, एक अदर बुक में दिया हुआ है, मैंने यहाँ से देखा है इसे। देखिए, मैंने साल भर अपनी पुरानी पुस्तकों से अध्ययन किया, अध्ययन मतलब उसे पढ़ा, परीक्षा के बाद अपनी पुरानी पुस्तकें आधे दाम में बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस तरह से आप वाक्य अलग भी बना सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं करवा रही हूँ आपने उन्हीं को याद, सिर्फ अर्थ समझो आपकी अर्थ में क्या कहा गया है। अगला है बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसका अर्थ क्या है बेटा कि अपराधी अपना दोष न मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताए, कि जिसका दोष है, जब हम जिस व्यक्ति का दोष है वो अपने दोष को तो मान नहीं रहा और पूछने वाले को ही दोषी बता रहा है, तो इसे कहेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो वाक्य क्या है बेटा, मेरी घड़ी चोरी हो गई, मैंने मान्या के पास अपनी घड़ी देखी तो पूछने पर वह मुझे ही आंखें दिखाने लगी। अब मेरी घड़ी चोरी हुई तो मान्य के पास मिली है, मैंने उससे पूछा तो वो मुझे आंखें दिखा रही है आगे से, और इसी को कहते हैं बेटा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगली लोकोक्ति है बेटा हमारी, ऊंची दुकान फीका पकवान। केवल ऊपरी तड़क भड़क, दिखावा करना, केवल दिखावा करना, बनावटी दिखावा करना। सेठ जी शहर के सबसे धनवान व्यक्ति हैं, इतनी बड़ी हवेली है लेकिन दान के नाम पर यह 10 रुपये दिए हैं। सच ये है, ऊंची दुकान फीका पकवान। भी जितना इसके बारे में सुना है कि इतना बड़ा दानी सज्जन है, इतना धनवान व्यक्ति है, दान के नाम पर 10 रुपये दे रहा है, तो सच ये है कि ऊंची दुकान फीका पकवान सिर्फ ऊपरी दिखावा है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा अपने। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा, एक अनार 100 बीमार। कि वस्तु तो हमारे पास एक है और ग्राहक अनेक है, यानी कि एक ही अनार है और उसको खाने वाले 100, यानी कि 100 बीमार है मेरे पास। तो वाक्य क्या है इसमें बेटा, घर में 10 बच्चे हैं, मैं अकेला पढ़ाने वाला, किसको पढ़ाऊं किसको ना पढ़ाऊं, मेरी स्थिति तो एक अनार 100 बीमार वाली है। कि घर में पढ़ने वाले 10 बच्चे हैं। अब जैसे इसमें मुहावरा वो लोकोक्ति एक ये भी हो सकती है कि घर में फ़ोन तो एक है, पढ़ने वाले 5 बच्चे हैं, कौन अपनी क्लास अटेंड करे कौन ना करे, यानी कि एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट है बेटा, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा।
करेला कड़वा होता है, सभी को पता है, और नीम भी कड़वी होती है। कहते हैं एक तो वो करेला ही है, कड़वा है ही है, दूसरा वो नीम पर भी चढ़ गया, यानी कि और कड़वा हो गया। तो अर्थ क्या है इसका, देखिए, स्वभावगत दोष में नए दोष उत्पन्न होना, यानी कि पहले से ही उसके स्वभाव में बहुत सारी कमियां थी, अब नई कमियां हो गई। कैसे, वाक्य से समझते हैं बेटा। कैलाश पहले से ही घमंडी था, अब तो उसे लुटाने के लिए पिताजी की सारी संपत्ति भी मिल गई है। पहले ही उसका बहुत ज़्यादा घमंड था उसे अपने ऊपर, अब तो उसके पास खूब सारा पैसा भी आ गया है। इसीलिए सच ही कहा है किसी ने कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। नेक्स्ट है बेटा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़े में एक ही पक्ष दोषी नहीं होता, झगड़ा दो के बीच में होता है, कभी भी एक ही पक्ष दोषी नहीं होगा। भैया रामलाल, तुमने अवश्य कुछ ऐसा कहा होगा कि जगत राम को गुस्सा आ गया। कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, कि दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है तभी झगड़ा हुआ है, क्योंकि कभी भी ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती। नेक्स्ट लोकोक्ति है बेटा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो इसका अर्थ क्या है बेटा, एक समान दोषी होना, यानी कि जैसे है वैसे ही दोषी हो तुम सभी, एक जैसे ही हो तुम, अलग नहीं हो। बहन, तुम अकेले मनी को ही क्यों डांट रही हो? ये वासु भी, गणेश और अप्पू सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर घर में 2-4 बच्चे हैं तो कहा जाता है कि एक को ही क्यों डांटा जाए, सभी को ही डांट पड़ेगी, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, सभी का स्वभाव एक जैसा है, और स्वभाव नहीं, सभी का दोष एक जैसा है, इसलिए सभी को डांट पड़नी चाहिए, क्योंकि वो सब खेलते समय कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे उनके आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और मम्मी को डांटना पड़ता है। नेक्स्ट है लोकोक्ति बेटा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अर्थ है बेटा इसमें, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना व्यर्थ है। असमान मतलब जो बराबर नहीं है, जो दो व्यक्ति आपस में बराबर नहीं है और उनकी आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेकार है। धीरू भाई अंबानी से एक छोटे से उद्योगपति मनीराम की तुलना किए जाने पर सभी ने यही कहा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। भी कहाँ तो धीरू भाई अंबानी हैं और कहाँ ये मनीराम छोटा सा व्यापारी है, इन दोनों की तुलना आपस में कंपैरिजन करना बेकार है। नेक्स्ट है बेटा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि बहुत परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ होना। बहुत मेहनत करने पर हमें जो लाभ है वो थोड़ा मिलता है तो उसे कहेंगे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो वाक्य है बेटा, इतनी भाग दौड़ करके प्रदर्शनी में दुकान लगाई थी कि अच्छी कमाई होगी, पर यहाँ तो खर्चा ही मुश्किल से निकला है। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि इतनी भाग दौड़ करी हमने मेले में दुकान लगाने के लिए और वहाँ पर हमने यही सोचा था कि कमाई अच्छी होगी, पर यहाँ तो खर्चा ही मुश्किल से निकल रहा है। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अगली लोकोक्ति है बेटा हमारी, घर का भेदी लंका ढाए। इसका अर्थ है बेटा, अपना ही व्यक्ति धोखा देता है, यानी कि आपस में जो हमारी फूट पड़ी हुई है, लड़ाई झगड़ा है, उसी से हमें हानि होती है। वाक्य है बेटा, हीरालाल ने अपनी धन संपत्ति के बारे में अपने चचेरे भाई को बताया और उसने शिकायत कर दी। किसी ने सच कहा, घर का भेदी लंका ढाए। जब हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है, क्योंकि दूसरा उसका फ़ायदा उठा लेता है। अब देखिए, हीरालाल ने पहले तो अपने भाई को, चचेरे भाई को सारी संपत्ति के बारे में बता दिया। जब उससे किसी प्रकार का झगड़ा हुआ तो उसने जाकर आयकर विभाग में शिकायत कर दी। तो इसीलिए कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए, कि आपस में भाइयों का जो झगड़ा होता है वो उससे क्या होता है, नुकसान होता है। तो नेक्स्ट है बेटा, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस वाक्य पे, इसमें एक वाक्य जैसे मैं आपको और समझा देती हूँ। जैसे जो रावण था उसे श्री राम ने मारा था, तो श्री राम ने कब मारा उसे, जब विभीषण ने उसके मृत्यु का राज उनके सामने खोला, यानी कि भाई ने ही भाई की मृत्यु का राज बताया, तब जाकर उनकी मृत्यु हो पाई थी। तो इसीलिए ये कहावत भी तभी बनी है कि घर का भेदी लंका ढाए। लंका के राजा थे रावण,
तो घर का भेदी कौन था? विभीषण, जिसके कारण लंका को ढाया गया। उन्हीं के कारण उन पर विजय प्राप्त हो पाई। चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थ है बेटा, दोषी आदमी सदैव भयभीत रहता है। जिस आदमी का दोष होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? डरा हुआ रहेगा वहाँ पर। तो उसको यही रहता है कि कभी मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। तो वाक्य है, देखिए बेटा, कक्षा में हुई चोरी के बारे में पूछताछ के समय विहान हकलाने लगा। सच ही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसका दोष होगा वो हमेशा डरा हुआ भयभीत रहेगा, इसीलिए कहा गया है चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट है बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी, कि कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जैसा हम करते हैं, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वाक्य है बेटा, श्याम हमेशा परीक्षा में नकल करता है, आज पकड़े जाने पर स्कूल से निकाल दिया गया। किसी ने सच कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, कि हमेशा नकल कर रहे थे और जब पकड़े गए तो स्कूल से निकाल दिए गए। जैसा कर्म किया नकल करने का, वैसा ही फल मिल गया, इसीलिए कहा है जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये थी बेटा हमारी आज लोकोक्तियाँ। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ गई होंगी। आप इस काम को अपनी कॉपी पर राइट कर लेना। धन्यवाद।